हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, केमिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद। टुडे आई कैन टीच यू क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 DNF block elements part 1, that is lecture 1. Content of the topic: transitional elements, that is D block elements, periodic trends and applications. D block elements. Why it is called D block elements or transition elements? I can previously told you then when last electron enters into this cell or which cell is called D block elements. If electrons enters into D orbital or D shell, so it is called as D block elements. देन स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि इसे हम ट्रांजिशन क्यों कहते हैं। बिकॉज इट लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। आपको पीरियोडिक टेबल में पता होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो दिस साइड इज एस, this side is P, and in between S and P it is D block, that is transition elements. And position n-1D। आगे मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी। इस शेल को हम क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, क्योंकि एस के जस्ट अंदर की तरफ, एस आपका ये है तो जस्ट अंदर की तरफ इसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल्स और एटम्स रिसीव इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइसेस टू द 4 रोज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की 4 रोज होती हैं। एक आपकी क्या होती है? 3D, 4D, 5D and 6D, and in your syllabus only 3D, 4D and 5D. Then next, periodic trends. अब what is the electronic configuration? अब हमने आपको बता रखा है बच्चों कि P in P orbital only 6 electrons, D 10, F 14. General configuration of this D block elements is n-1 D 1 to 10 and ns 1 to 2. It is a general configuration. If n is equal to 3, then 3D elements. N is equal to 4, it is 4D elements. If n is equal to 5, it is 5D elements. The n minus remain for the inward D orbitals which may have 1 to 10 electron. You should very well known as D contains only 10 electrons, and the peripheral outer sides have 1 or 2, that is ns 1 to 2, not more than 2, क्योंकि s have only 2 electrons. Then 3D series, 4D series and 5D series. Then 3D series, which element? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. This is 10 elements. In each series 10 elements have. Then what is the code? अब बच्चों मैं आपको कोड बताऊंगी कि कैसे आप इस सारी सीरीज के एलिमेंट्स को लर्न करोगे। स्कूटी वैन कार में फेंको, स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक। स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक. It is the code of the 3D series. Then 21 atomic number, organ 3D1, 4s2, 3D1, titanium 3D2, vanadium 3D3, chromium 3D5, manganese 3D5, 3D6, cobalt 3D7, nickel 3D8, copper 3D10, zinc 3D10. देन फिर से एक बारी, स्कूटी वैन कार में फेंको कॉपर निकिल कॉपर जिंक. स्टूडेंट्स ये इसका कोड है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लो. देन हम बात करते हैं आपकी 4D सीरीज़ की.
4D सीरीज में क्या आपका है, यटेरबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोडियम, रुथेनियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। देन इसका कोड है यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पर आग में कूद। यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पर आग में कूद। ये स्टूडेंट्स क्या है, ये इसका कोड है। देन देखिए, देन स्टूडेंट्स यटेरबियम 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, क्रिप्टन 4D1, क्रिप्टन 4D2। क्योंकि क्रिप्टन का आपका क्या होता है, 36 होता है स्टूडेंट, 36 होता है। तो ये देखिए, ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। यारी ज़रा निभा, मौत तक रुकावट राह में पर आग में कूद, ये इनका क्या है, कोड है। देन हम आते हैं 5D सीरीज पे स्टूडेंट। लेंथेनम, हाफमियम, टेक्नीशियम और टंगस्टन, ठीक है, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ला हफ्ता, ला हफ्ता, लेंथेनम, हॉफमियम, लेंथेनम, हॉफमियम, लेंथेनम, हॉफमियन, लेंथेनम, हॉफमियम, टेक्नीशियम, आपका क्या हो जाएगा, ये टंगस्टन। ये देखिए, ला हफ्ता, ला हफ्ता वाहरे, ला हफ्ता वाहरे, ओसामा इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वाहरे, ओसामा इधर पिटाई और होगी। लेंथेनम, हॉफमियम, टेंटेलम, टंगस्टन, ठीक है, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। देन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। बेसिक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये देखिए, आपको मैंने एटॉमिक रेडियस बता रखा है कि न्यूक्लियस से जो आउटर शेल के, ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर ये दो आपके एटम है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे आप क्या कहोगे, ये आपकी ये क्या है, ये डी है, और इसकी आर क्या होती है, ये रेडियस होती है। अब रेडियस का ट्रेंस ये है कि आपको पता है कि जब आप ग्रुप में आगे बढ़ते हो, जब आप ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो डिक्रीज़ करती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे स्टूडेंट्स, तो आपका क्या होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियस से वो ज़्यादा हो जाता है। जो न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन होता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि उसकी साइज़ डिक्रीज़ करती है। लेकिन जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखो कि अब आपको मैंने क्या कहा था कि डिक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो कांस्टेंट हो जा रहा है। कांस्टेंट होने के बाद क्या कर रहा है, फिर आपका ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, देन इंक्रीज़ हो रहा है। ये क्यों होता है, इसमें एक आप नया वर्ड देखोगे कि देखिए यहाँ तो डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, तो जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। जब ज़्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज़ डिक्रीज़ करेगी। लेकिन एक अनदर फैक्टर जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, एक नया फैक्टर आता है, ये स्टूडेंट इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है, ये जो आपकी बाहर की शेल है ये आपकी NS वाली शेल है, ये आपका N-D है। जब आप क्या करते हो, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इस शेल में D में इंक्रीज़ करेंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन लगेगा।
और ये बाहर में NS इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूक्लियस क्या करता है, ये जो D के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो D के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस से इसके जो अट्रैक्शन को शील्ड कर देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का की जो इसके साथ में पावर होती है अट्रैक्ट करने की, उसे शील्ड करते हैं, मतलब रोकते हैं, इसके इफेक्ट को रोकते हैं। रोकने की वजह से जब मिडल की कंडीशन आती है तो क्या होता है कि जो आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है और जो आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ये इक्वल हो जाते हैं। तो मिडल में आपकी जो साइज 117 थी वो इक्वल हो गई, 117 थी वो इक्वल हो गई। लेकिन जब आप आगे जा रहे हो तो आपकी साइज़ क्या हो रही है, आगे जाने पर आपकी साइज़ क्या हो रही थी, डिक्रीज़ करनी चाहिए थी, ठीक है, डिक्रीज़ कर रही थी, बीच में कांस्टेंट हुई। और जब आप आगे जाते हो तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो उनके बीच में जब रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा तो जो आपकी साइज़ थी वो देखिए क्या हुई, डिक्रीज़ करी। लेकिन फिर वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज़ कर रही है। इंक्रीज़ इसीलिए कर रही है क्योंकि जो आपका रिपल्शन होता है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये स्टूडेंट्स आपके साइज़ का ट्रेंड है। और व्हाट इज़ द स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो है जो आपके NS इलेक्ट्रॉन को, जो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन है, D के इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। ढाल आप कहते हैं ना, ढाल, रोकते हैं, उसको रोकते हैं जिससे कि जो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो उस पर हावी नहीं हो पाता है और आपकी जो साइज़ होती है, जो नॉर्मल ट्रेंड डिक्रीज़ करनी चाहिए वो इंक्रीज़ कर जाती है। देन वी कम टू द आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई का भी स्टूडेंट वही ट्रेंड होगा जो आपकी एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होगा, डिक्रीज़ करेगी। ये देखिए ओवरऑल ट्रेंड क्या होगा कि आयनिक रेडियाई डिक्रीज़ करेगी अक्रॉस द पीरियड। जो आयनिक रेडियस का ट्रेंड है वही आपके क्या है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड्स होगा। आयनेशन क्या है, एनर्जी। अब आपको वही है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है वो आपकी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप बात करोगे डी ब्लॉक की तो ये क्या होगी कि ये लेफ़्ट टू राइट आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर से उसका अट्रैक्शन क्या है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। तो पहली जो आपकी एनर्जी होती है वो कम होती, क्यों, क्योंकि ये 4s का जो इलेक्ट्रॉन है ईजिली निकल जाएगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। लेकिन जब आप सेकंड की बात करोगे तो ये देखिए हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ये क्या आपका क्या है बच्चों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना बहुत ही मुश्किल है। फ्रेंडशिप मैंने कहा था ना, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, तो उसको डिस्टर्ब करना बहुत ही होगा। तो जो एनर्जी होगी आपकी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देन ये आप इस देख लो, ये इसका क्या है, ये ट्रेंड देख लो आप यहाँ पे, ये आपकी 3D सीरीज़ है। 3D में देखोगे तो आपकी फर्स्ट जो है वो आपकी क्या है, कम हो रही है, फिर ये बढ़ती है, फिर आप स्टेबिलिटी देखोगे तो यही इसका क्या होगा, ट्रेंड होगा। देन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है कि जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जो भी स्ट्रक्चर है डी ब्लॉक का वो क्लोज पैक होता है। क्लोज पैक होगा कहने का मतलब है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा। बॉन्डिंग जो आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि वैलेंस बॉन्ड और उसके जो कोवैलेंट बॉन्ड और जो मेटेलिक बॉन्ड होंगे वो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि उसकी तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल रहे हो तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसमें वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को ये एग्जिबिट करते हैं। +2 से मैग्नीज को आप देखोगे तो +2 से +7, लेकिन स्कैंडियम की बात करोगे तो स्कैंडियम के कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे कि वो सिर्फ दो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। वो मैं आपको नेक्स्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि पार्शियली ऑक्यूपाइड डी सब शेल है, तो ये इनकी अगर पार्शियली है तो वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होगी। ये देखो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स का बच्चों ये दिया हुआ है। ये देखिए स्कैंडियम का क्या है, +2 और +3 को शो करेगा। आप इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन को देखो कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो +1 हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्कैंडियम में 4s2 होता है। तो 4s2 को जब आपने निकाला तो वो तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या हो गई, +2 हो गई। और अगर 3d1 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है क्योंकि 21 है तो 4s1
और अगर 4s2 को तीनों को निकाल दोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, +3। लेकिन आप अगर जो ब्रैकेट में होती है वो बहुत ही उसकी रेयर, ब्रैकेट में जो होती है वो उसकी रेयर है और स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, कहने का मतलब है, सॉरी, ये अनस्टेबल है। तो ये इसके डिफरेंस ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, शो करते हैं, अलग अलग है। अब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 3D के कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, 1 है, 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ये आपकी फर्स्ट सीरीज़ है, ये फर्स्ट सीरीज़ को देख लो, ये आपकी सेकंड सीरीज़ है, देन ये आपकी थर्ड सीरीज़ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों आप ये पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या है कि ये E0 की जो वैल्यू होती है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आप इस केस में देखोगे तो ये इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कि जैसे हमने कहा था कि जब हम उसमें एक रेगुलर ट्रेंड था कि हाइड्रोजन के ऊपर आपके क्या है, माइनस में, हाइड्रोजन के नीचे प्लस में है, तो एक रेगुलर ट्रेंड था। लेकिन इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड इनका एक नहीं है, क्योंकि अगर इसमें क्या है कि आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है कि ये देखिए, एक्सेप्ट कॉपर और अदर एलिमेंट्स के क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू होती है तो रिएक्शन पॉसिबल होती है, और मैंने कहा था कि वो स्पॉन्टेनियस होती है और आपका वो स्टेबिलिटी होती है। ये देखिए, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ E0 इंडिकेट्स दैट ट्रांजिशन मेलिक्मेंट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये रिड्यूसिंग की क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, शो करते हैं। ये बिहेव कैसे करते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। नेगेटिव का वैल्यू यही होती है कि ये सारे जितने भी इस ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे वे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। देन ये देखिए, जिंक की बात आप करोगे तो जो जिंक की वैल्यू होती है वो मोर नेगेटिव होती है देन जो इसका, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो ट्रेंड्स है उससे क्या होती है, इसकी नेगेटिव होती है। अब क्यों दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ, आपको पता है कि अगर हाफ फिल्ड हो और अगर कंप्लीटली फिल्ड हो तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी को जो मेंटेन करना होता है वो बहुत ही मुश्किल है, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो इनकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जिंक और उसकी आप बात करोगे तो जिंक की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी। अब ये देखिए, यही चीज़ कंपेयर अगर आप करोगे तो Mn, अगर आयरन की बात करते हो, देखो केमिस्ट्री हाई वैल्यू ऑफ Mn+3+2 शोज दैट Mn+2 इज वेरी स्टेबल विच इज़ ड्यू टू D। अगर आप हाफ फिल्ड की कॉन्फ़िगरेशन है तो वो आपको मैंने कहा था कि हाफ फुल और फुल फिल्ड की कंडीशन पे स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, तो ये स्टेबल है। और द कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ F3+3 ड्यू टू द एक्स्ट्रा, अगर D5 है तो बस यही कहने का मतलब है कि हाफ फिल और अगर फुल फिट की कंडीशन है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, क्योंकि वैल्यू आपकी क्या है, मोर नेगेटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, रिएक्टिविटी होगी और स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। ये देखिए इनका ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स आप देख लिए कि मैंने 3D किया है, ये इसकी कैलकुलेटेड है, ठीक है, और ये इसकी रेड से जो भी है ऑब्जर्व है। तो ये आप ये देखिएगा, मैग्नीज का केस है, ये इसकी क्या वैल्यूज़ है, और आपको मैंने जिंक का बताया था, तो ये देखिए ये जिंक का ट्रेंड है, ये वैल्यूज़ हैं। देखिए इस 3D की नेगेटिव वैल्यू आपको क्या बताती है कि ये सारे अच्छे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। देन लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक। आपको पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई टेंसाइल इनकी स्ट्रेंथ होती, डक्टिलिटी होती है, मेलिबिलिटी होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, लस्टर होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या होती हैं, मेटल्स क्या करते हैं, शो करते हैं। अब इसमें क्या है एक्सेप्शन कि जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैग्नीशियम दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब इनके क्या होते हैं कि लैटिस स्ट्रक्चर उतने नहीं होते हैं जितने कि बाकी एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये बताए कि लैटिस में अरेंजमेंट, मैंने सॉलिड स्टेट में आपको बता रहा है कि लैटिस में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे है, वो HCCP आपका बता रहे हैं या CCP बना रहे हैं, BCC बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कि अगर आप टाइटेनियम की बात कर रहे हो तो ये SCP है, SCP का फुल फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, SCP वही है।
और BCC आपका क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और अगर आप CCP की बात करोगे, कोबाल्ट की, तो वो क्या होगा, क्यूबिक क्लोज पैक। ये लैटिस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, एक्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया, जिंक। एक्सेप्ट आपका जिंक जो है, यहाँ पे देखिए आपने पढ़ लिया कि जिंक, कैडमियम, मर्करी, दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल बन। मतलब ये टिपिकल बनाते हैं, आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, स्टडी नहीं कर सकते हो। तो ये सारे आपके क्या बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो एक्स से शो हो रहा है, एक्स का मतलब है कि ये आपके क्या है, जिंक, कैडमियम और मर्करी, ये टिपिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जिसे आप ये नहीं कर सकते कि ये बॉडी बना रहे हैं सेंटर्ड, या हेक्सागोनल बना रहे हैं, या तो क्यूबिक क्लोज पैक बना रहे हैं स्ट्रक्चर। देन ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये जैसे आप कहते हो स्टूडेंट कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसकी इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे आप हर जगह देखते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये इतनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब कैसे शो करते हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये कैटालिटिक, आपको पता है ना, कैटलिस्ट का फंक्शन शो करते हैं। अब मैक्सिमम आपने पढ़ा होगा कि अरे ये देखिए आयरन का कोई कहीं पे यूज़ हुआ है, कहीं मैग्नीज का यूज़ हो रहा है, कहीं वेनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज़ हो रहा है, तो क्यों, वाई दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, क्यों है कैटालिस्ट। बाकी जो अदर ग्रुप के एलिमेंट है एस ब्लॉक पे, वाई दे नॉट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट और एम्प्टी डी ऑर्बिटल। जब आप देखोगे तो इनका जो डी है वो कंप्लीट नहीं है, कहीं D6 है, कहीं D5 है, और अरे एम्प्टी ऐसा भी होगा कि कहीं आपको डी ऑर्बिटल अवेलेबल खाली मिलेगा। और ये जो जितने भी इस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, इनका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने ये देख लिया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं कि +1 भी कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3, यहाँ तक कि 7 तक शो कर रहे हैं। और इनकी एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स क्या है कि कॉम्प्लेक्स आयन में ब्रेक हो जाएगी अपने। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड सुना होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सुना होगा, दे और अलग कॉम्प्लेक्स क्या है, फॉर्म करते हैं ये। अब कौन कौन से आपके हैं, ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा होगा, ये आगे में आप पॉलीमर पढ़ोगे तो ये आपका TiCl2 टाइटेनियम आपका का जो क्लोराइड है, वो जिगलर नाटा कैटालिस्ट इसे कहते हैं, इससे हम पॉलीथीन बनाते हैं। और आगे आप अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करोगे तो यहाँ पे जो आपका होता है ये फेरस सल्फेट, ये शो करता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रोमियम, देख लीजिए ये भी आपका कैटालिस्ट की तरह यूज़ होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ चुके हो स्टूडेंट, मैग्नीज ऑक्साइड। ऑक्सीजन को जब आप ऑक्सीजन की लैब मेथड पढ़ा था तो पोटेशियम क्लोरेट से आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीज ऑक्साइड का यूज़ किया था। और डेकन प्रोसेस, क्लोरीन की डेकन प्रोसेस में आपने CuCl2 यूज़ किया था। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड में वेनेडियम पेंटॉक्साइड और CCl4 से CS2, और अगर Cl2 बनाना तो फेरिक क्लोराइड यूज़ करोगे। तो ये जो इस ग्रुप के डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो मैं 1-1 करके स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक बिहेवियर आपको कुछ थोड़ा पता होगा कि डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की भी एक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये क्यों शो करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो ये क्या प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है, ये क्लॉकवाइज भी करता है और एंटी क्लॉकवाइज भी करता है, तभी आप शो करते हो कि इनकी वैल्यू +1/2 है और -1/2 है। अब डायमैग्नेटिक एक, अब आपको पता है कि डी जो आपका है वो हो सकता है कि हाफ फील्ड हो, और मे बी क्या होता है कि फुल फील्ड भी हो सकता है अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये आपका अगर ये डी ब्लॉक है, इसमें आपको पता है स्टूडेंट्स 5 हैं, तो अगर ये पेयर्ड हैं सारे, तो अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड पर ये लेके जाओगे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तभी तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर, ये स्पिन जो कर रहा है ये एक मैग्नेटिक एरिया को, जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा और एक मैग्नेटिक मोमेंट को शो करेगा, मूव करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो ये क्या करेंगे, अप्लाइड फील्ड से रिपेल होंगे, नॉट अट्रैक्ट, क्योंकि क्या है पेयर्ड है तो ये रिपेल होंगे। और इस बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। मैक्सिमम इस ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स एलिमेंट्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक को शो करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक आपका क्या है, ये देखिए कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड
और आपका सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड हैं। यहाँ देखो, ये देखो, अगर ये अनपेयर्ड है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नॉट रिपेल करेंगे। और अगर इसी के ही टर्म्स को हम फेरोमैग्नेटिक, इसी के ही का एक पार्ट है फेरोमैग्नेटिक, उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड से वो परमानेंट, उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो फिक्स होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म। देन अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, अगर आपको ये देखना हो कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चों कैसे निकलेगी, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, ब्रैकेट में n+2, BM इज बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट को आप किससे शो करते हो, बोर मैग्नेटॉन, और n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो आप ये देखो 1+2, तो ये आपका क्या हो गया, अंडर रूट 2। अब अंडर रूट की जो भी वैल्यू हो वो आप लिख दो, वो उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट। आगे एक चार्ट है जिससे स्टूडेंट्स ये देखो कि अगर 3D 0 है तो ये देखिए आपकी वैल्यू होगी 1 है, तो दिस 2 5, ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये कैलकुलेटेड है, और हम एक ऑब्जर्व भी करते हैं, जो हम निकालते हैं ये तो कैलकुलेट करते हो, और ये आप एक्सपेरिमेंटली देखते हो। देन कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा था ना, अभी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी जो आपका डी ब्लॉक क्या करता है, स्टूडेंट शो करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था कि ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो साइज़ है स्मॉल है और हाई न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बार बढ़ रहे हैं, तो इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। और क्या कहा था कि या तो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, और या तो, क्योंकि अगर आप ये समझो कि ये क्यों होता है कि अगर ये पार्शली फिल्ड है और एम्प्टी है तो ये क्या करता है, बॉन्ड को बनाएगा। और आगे मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताऊंगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू लिगैंड अटैच होंगे। ये आपका लिगैंड है जो क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपका, ये देखिए ये है K4FeCN6। देन ऑल्सो फॉर्म इंटरशीशियल। इंटरशीशियल क्या है कि लैटिस स्ट्रक्चर को बनाए, उसमें कोई बाहर से कोई आपका एलिमेंट, इंटरशीशियल इनका जो स्पेस होता है उसमें आके अटैच हो जाए, तो ये क्या बनाते हैं, इंटरशीशियल कॉम्प्लेक्स। क्यों, द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बनी, इसके बीच में अगर वैकेंट स्पेस है उसे हमने क्या बताया था, वॉइड, इन सॉलिड स्टेट वॉइड्स, और इंटरशीशियल साइड, तो द नॉन मेटल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन आकर के इसमें क्या हो जाएंगे, क्योंकि इनकी साइज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज ऑक्यूपाई सच प्लेस, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज नोन एज द इंटरशीशियल कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या है, कास्ट आयरन, अगर आप स्टील देखोगे, मैंने कहा था ना कि उसमें कार्बन का कुछ परसेंट होता है, तो कार्बन इस इंटरशीशियल स्पेस इस वॉइड्स में आकर के बच्चों अटैच हो जाता है, ये एग्जाम्पल। देन वी मूव टू द कलर फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं बच्चों, कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से, और ये आपको क्या बता रहा है कि ये कलर क्यों होंगे, कि ये कलर क्यों, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि ये आपकी डी ऑर्बिटल, ये मैं आपको इधर ही दिखाई देती हूँ। ये देखिए क्या है, ये आपका क्या है कि डी के सारे ये पांचों इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ही क्या मिलती है इन्हें विजिबल लाइट, यहाँ पे इसे मान लेते हैं कि डी जनरेट है, इसकी सबकी जो एनर्जी है वो सेम है। जैसे ही आप इसको विजिबल लाइट दोगे या एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो ये अपने जो डी ऑर्बिटल्स इसके 5 होते हैं, ये जो बने हैं, ये स्प्लिट करेंगे। तो ये जो देखिए 3 T2G से कहेंगे कि 3 नीचे हैं और इसके 2 क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, लो, इसे हम कहेंगे लोअर एनर्जी लेवल, दिस इज हायर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जंप करते हैं। जैसे ही विजिबल रीजन की लाइट मिलेगी, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करते हैं, इसे हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। और इसी वजह से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और जब विजिबल रीजन की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो आपको पता है कि जिस वेवलेंथ की वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री करना कलर कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, आप समझो कि ये देखिए, अगर ये रेड दे रहा है या ब्लू पिंक दे रहा है, तो इसने ब्लू लाइट को, विजिबल आपकी रीजन की ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा, तो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करके देन आपका क्या था, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा। यहाँ पे देखो, ये देखो बच्चों,
ब्लू लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखिए कैसे, ये रेड से क्या है, ये येलो हो रहा है, ग्रीन से आपका। तो ये प्रेजेंस ऑफ ये कलर क्यों होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर जगह आपका क्या मैग्नेटिक भी है तो अनपेयर्ड। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी तो वो ट्रांजिशन, अगर पेयर्ड है बच्चों, अगर वो पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स, अगर पेयर्ड है तो वो क्यों जंप करेगा, क्योंकि उसे पेयर तो होना नहीं इलेक्ट्रॉन से, लेकिन अनपेयर्ड होगा तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो जैसे ही उसे एनर्जी मिले वो जंप करके अपने हायर एनर्जी लेवल पे चला जाए और ट्रांजिशन को शो करे और कंपाउंड आपके क्या होंगे, कलर्ड होंगे। देन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बच्चों क्या है कि एटॉमिक स्टेट में आने के लिए, अगर वो जो एनर्जी चाहिए होती है हमें एटॉमिक स्टेट में आने के लिए, उससे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ऑल बॉन्ड्स इन द कंपाउंड्स एंड इन ब्रोकन एटोमाइजेशन एंड नन आर फॉर्म्ड। सो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इस ग्रुप के जो भी एंथैल्पी इनकी होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो क्रिस्टल को या जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको उसके एटम में क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखिए अगर आप बात करोगे, ये इसका ट्रेंड है बच्चों, ये देख लो, greater the number of valence electron, stronger the interatomic attraction, hence stronger bonding between atoms resulting in the enthalpies of atomization। इनकी हाई होगी कि अगर आप 5D में जाओगे तो इनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डी सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट डी। क्योंकि जैसे जैसे आप 3D से 4D में जाओगे तो आपका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इसको क्या करने के लिए, ब्रेक चेंज करने के लिए एटम में हमें ज़्यादा एनर्जी को देना पड़ेगा या एंथैल्पी को देना पड़ेगा, तो हाई होगी। एलॉय भी बनाते हैं बच्चों, इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एलॉय बताते हैं। आपको पता है कि एलॉय क्या होते हैं, कि द फॉर्म एलॉय ड्यू टू स्मॉल आयनिक साइज और मेटल कैन रिप्लेस ईच अदर। क्रिस्टल लैटिस में अगर आप क्या करते हैं, किसी और एलिमेंट को अगर मिला दोगे तो आपका क्या बनेगा, या किसी और मेटल्स को मिला दोगे तो वो क्या बनेगा आपका, एलॉय। दे फॉर्म एलॉयज ड्यू टू सिमिलर क्या है, सिमिलर आयनिक साइज एंड मेटल कैन रिप्लेस ईच अदर इन क्रिस्टल लैटिस। वो क्या कर रिप्लेस करेंगे उसको, दूसरा आपका क्या होगा, मेटल आ जाएगा और एलॉय बन जाएगा। देख लीजिए आप बच्चों कि अगर आपका ब्रास है, ये ब्रास पूछा भी जाता है, ब्रास कॉपर 80 होगा परसेंट, जिंक आपका 20% होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रास है। ये इसके सम एग्जांपल्स है जिसे आप यूटेंसिल्स और कंडेंसर ट्यूब वगैरह में यूज़ करते हो। और ये आपका क्या है, जर्मन सिल्वर है, उसमें कॉपर भी होगा, जिंक होगा, निकिल होगा। ये जितनी भी आपकी कटलरी वगैरह घर में आप यूज़ करते हो उसमें ये यूज़ होता है। अब आपका क्या है बच्चों, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड है। ये इनका नेचर है कि जैसे ही आप पीरियड में आप जाओगे तो इनकी जो भी एसिडिक नेचर होता है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, और बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप जाओगे तो इनकी इंक्रीज करेगी। जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट करोगी तो जो आपका जो कोवेलेंट करेक्टर होगा इस कंपाउंड का वो इंक्रीज करेगा और आपका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। स्कैंडियम से जो जिंक की तरफ जाओगे तो बेसिक करेक्टर आपका देखिए ए आपका क्या है, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर को शो करेगा। लेकिन अगर ट्रेंड की बात करोगे तो क्योंकि कोवैलेंसी इंक्रीज करती है या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है आपका, तो आपकी क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज करेगी या जो एसिडिक नेचर होगा वो इंक्रीज करेगा। ये सम एग्जाम्पल्स हैं इसके। द बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिजॉल्व इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड फ्रॉम हेक्सा। इसमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। देन आप बात करो, ये देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे ये इसके ऑक्साइड्स को बनाते हैं। ये आप देखो कि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है शो कर रही हैं। तो जैसे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी तो इनकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी। देन हम आते हैं नेचर ऑफ इनका हैलाइड्स है। ये क्या करते हैं, हैलाइड्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में फॉर्म करते हैं, क्योंकि इन्हें जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। और फ्लोरीन जो इसमें होता है वो मोस्ट रिएक्टिव है और इट यूजली ऑक्साइड्स मेटल टू देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये देखो बच्चों, टाइटेनियम का पानी के साथ एक है, हाइलाइट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट्स ग्रेटर टेंडेंसी फॉर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो हाइड्रोलिसिस होगी। और ये इसका
ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। और फ्लोराइड जो इसके होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट्स क्या है बच्चों यहाँ पे इसके? सम इम्पॉर्टेंट्स रिएजेंट्स हैं, ये देखिए बेयर एजेंट्स है। डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 को आप क्या कहते हैं? ये हमारे डबल बॉन्ड, और ये अनसैचुरेशन आपका क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अगर बेयर रिएजेंट डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट आप लैब में यूज़ करोगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड के टेस्ट में क्या करते हो? इसको यूज़ करते हो तो सिल्वर मिलर आपको ऑब्टेन होती है। देन नेस्टर रिएजेंट अमोनिया के टेस्ट में पढ़ चुके हो, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 स्कॉट नेस्लर रिएजेंट। ल्यूकास टेस्ट आप अल्कोहल में पढ़ोगे बच्चों, ये आपका क्या है? HCl कंसनट्रेटेड HCl लोगे और एनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड, तो ये आपका ल्यूकास होगा जो कि डिफ्रेंशिएट करेगा, टर्बिडिटी आएगी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में, तो ये आपको बताएगा। बेनेडिक्ट है, एल्डिहाइड ग्रुप में इसका यूज़ करोगे। तो ये कहने का मतलब है आपको लग नहीं रहा होगा कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स इतने आपके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो जितने भी रिएजेंट और कैटलिस्ट हैं, एलॉयज़ हैं, ये मैक्सिमम डी ब्लॉक के हैं और ये कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। आज ये क्या है, कुछ इनके एप्लीकेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, कि आपको क्या करते हो कि इनका स्मोक इंक्रीज में टाइटेनियम के क्लोराइड और ऑक्साइड का स्मोक इंक्रीज में यूज़ करते हो, टाइटेनियम ऑक्साइड का वाइट पिगमेंट्स ऑफ पेंट्स में भी यूज़ करते हो। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन है। टेंटेलन क्या होता है कि ये आपके एनालिटिकल वेस्ट में और सर्जिकल वेनेबल्स में होता है। क्रोमियम को स्टेनलेस स्टील में यूज़ करोगे और मोलिब्डेनम को आप क्या करते हो? एक्सरे ट्यूब्स में यूज़ करते हो। तो ये कुछ इसके क्या है? एप्लीकेशंस हैं बच्चों। देन ये चैप्टर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहीं पर बच्चों ख़त्म होता है। कुछ मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, वैसे तो इस चैप्टर से में थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड्स क्या है जो यहाँ मैंने आपको दे रखा है, एडिशन एनर्जी का ट्रेंड्स क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स का ट्रेंड्स क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, कैटालिटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, कलर्ड क्यों शो करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, और वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, होप करती हूँ कि यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस चैप्टर। देन नेक्स्ट में मैं आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट एक्सप्लेन करूँगी बेटा। थैंक यू।